हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स भौतिकी का हम मॉडल पेपर सी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे आज 3 मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर आपको करवा दिए हैं, ये तीसरा मॉडल पेपर है। तो यदि आप इन तीनों मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ना। क्योंकि इन मॉडल पेपर्स में वो क्वेश्चन सभी सम्मिलित हैं जो आने चाहिए, आते हैं और आने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना। आइए दोस्तों, इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, हमारा ये मॉडल पेपर नंबर सी है। तो इसमें हम आपको पेपर के बारे में तो सब कुछ बता चुके हैं, किस टाइप का पेपर आता है, कैसे क्या आता है, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन, कितने 3 नंबर के, है ना। 4 नंबर के तो आने ही नहीं है, 5 नंबर के। ठीक है, इस टाइप से कैसे आने, है ना। मेरे भाई, आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम जून में पहुंच गए हैं तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, 12th क्लास के एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। एग्ज़ाम कितना भी लेट हो लेकिन एग्ज़ाम होगा 12th वालों का। 10th वालों का जनरल प्रमोशन हो सकता है, बाकी 12th के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप अभी से पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, है ना, तो आप जाके अच्छा परसेंटेज बना पाएंगे, है ना। आपने सोच लिया कि लॉकडाउन है, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने, तो आप, है ना, जो परसेंटेज आप बनाना चाहते थे, गेन करना चाहते थे, वो भी आप गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, है ना। पढ़ाई में के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़, है ना। पढ़ाई तो हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो ऑब्जेक्ट नंबर हमारा दोस्तों 1 है। पहला हमारा ऑब्जेक्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव, है ना, को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए। मतलब किसी द्विध्रुव को 180 डिग्री के एंगल से उसको राउंड कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों 180 के एंगल से जब द्विध्रुव को राउंड किया जाएगा, घुमाया जाएगा, तो आपका जो कार्य आएगा वो आएगा 2PE। नेक्स्ट है हमारा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। देखो, हमने देखा है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, वो तो धातुओं का बढ़ता है ना। वो तो बढ़ता तो धातुओं का है, लेकिन यहाँ घटता की बात की है तो घटता किसका है, अर्धचालकों का, है ना। जब ताप बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध घट जाता है, धारा बढ़ जाती है ना। प्रतिरोध घटेगा जब तो धारा बढ़ेगी ना, है ना। तो प्रतिरोध घट जाएगा और धारा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है ना, उसके केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो मेरे भाई, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कुंडली के तल के लंबवत होता है। ठीक है, कुंडली के तल के लंबवत। नेक्स्ट वन हमारा, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। एक संधारित्र जो होता है, संधारित्र अपने में से आपको अपने में से किसको फ्लो करता है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका आंसर है केवल एसी धारा को। ठीक है, एक जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, वो अपने में से केवल एसी करंट को फ्लो करता है। ओके, चलो। ओके, नेक्स्ट है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है ना। तरंग जो सदिश होता है, इस तरंग सदिश को हम किससे व्यक्त करते हैं, किससे शो करते हैं। ठीक है, तो तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये तरंग सदिश को व्यक्त करने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो। तो ये हमारे हुए जो है ना सही विकल्प। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे रिक्त स्थानों पर। ठीक है, तो रिक्त स्थान नंबर 1 हमारा देखते हैं। तो
रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है, ठीक है। और ये कह रहा है मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु आपको पता है मीटर सेतु जो आपको पता है वो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धारावाही परिनालिका खालिस्तान की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। तो धारावाही जो परिनालिका होती है ना, आपको पता ही है कैसी परिनालिका होती है, ये दंड चुम्बक की तरह कार्य करने लगती है, ठीक है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगती है तो यह दंड चुम्बक की भांति कार्य करने लगती है, ठीक है। तो यहाँ दंड चुम्बक आ जाएगा, है ना। रोगों के कीटाणुओं को मारने में, मतलब कोई रोग तो होता है तो कीटाणुओं के कारण ही होता है रोग, तो उस रोग के कीटाणुओं को मारना है तो उसको मारने के लिए खालिस्तान किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी किरणें, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों का, ठीक है। नेक्स्ट है यदि ध्रुवण कोण आईपी हो तो माध्यम का अपवर्तनांक खालिस्तान होता है, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा 10 IP, 1 मिनट 10 IP, ठीक है। ये हो जाएगा, है ना। यदि ध्रुवण कोण IP है ना, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो 10 IP हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, ठीक है। चुंबकीय जो फ्लक्स है इसका SI मात्रक होता है वेबर, क्या होता है, वेबर, ठीक है। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं, है ना, सही जोड़ियों पर, ठीक है। एक बार हम सही जोड़ियों को पहचान लेते हैं, ठीक है। तो सही जोड़ी नंबर हमारी 1 है, ठीक है। 1 मिनट, है ना। अल्फा कण, है ना, पहला है अल्फा कण। अल्फा कण का काम क्या, ठीक है। तो अल्फा कण कहाँ मिलेगा, हीलियम नाभिक में, ठीक है। तो नंबर 1 ये हो जाएगा, अल्फा कण मिल जाएगा हमें हीलियम नाभिक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइमन श्रेणी, है ना। लाइमन श्रेणी में, है ना, ये पराबैंगनी क्षेत्र, दस्य क्षेत्र, यही सब आते हैं ना जो आपकी श्रेणी होती हैं। तो लाइमन श्रेणी में कौन आता है, पराबैंगनी क्षेत्र। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है निज अर्धचालक, मतलब शुद्ध अर्धचालक, है ना। तो आपको पता ही सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना। तो सिलिकॉन और स्टोन नहीं है, जर्मेनियम है, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, ठीक है। तो चल कुंडली धारामापी में क्या जाएगा, हमारा धारा का चुंबकीय प्रभाव। चल कुंडली धारामापी में धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, है ना, जो किस में मेजर किया जाता है, मिलीकॉन, ठीक है ना। तो ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा, ओके। तो ये हमारी सही जोड़ियां हो जाती हैं कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे मेरे भाई एक शब्द में आंसर, ठीक है। तो ये हमारे एक शब्द में आंसर है, ठीक है, दिख गए ना, हाँ। तो देखो पहले हमारा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र है ना। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H/mv, H/mv, यही होता है ना। या फिर H/mv नहीं लिखना चाहते हो तो इसकी जगह आप क्या लिख दो, P लिख दो, है ना, क्योंकि ये संवेग हो जाता है। 1 मिनट, है ना, हाँ, ठीक है, H/P ये हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, या फिर H/mv की जगह H/P कर सकते हो, ठीक है। ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हो गया। नेक्स्ट है फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान, भाई ब्राह्म द्रव्यमान बोला है फोटोन का, है ना, जब वो आपकी स्टेज में होता है, ठीक है, बिल्कुल गति भी नहीं कर रहा, ब्राह्म द्रव्यमान की पूछा, ठीक है। तो ब्राह्म द्रव्यमान होता है 0, ठीक है, फोटोन का। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, ठीक है। अब इसने बोला किसी परमाणु का जो नाभिक होता है वो किस कोटि में होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर में, ठीक है। किस में हो जाएगा, मीटर में, है ना। और सेंटीमीटर में जाएंगे तो 14 की जगह -12 आ जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। ये आपके नाभिक की कोटि हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ना, परमाणु के आकार। अब इसने परमाणु का आकार बोला, ठीक है, किसका, परमाणु का आकार, ठीक है। तो परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर, है ना, कोटि, है ना, ये परमाणु के आकार के, ठीक है, 10⁻12 मीटर। और यदि सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड में पश्च व्यास बढ़ाने पर अपक्षय परत की मोटाई किस प्रकार परिवर्तित होती है, ठीक है। तो देखो जो पीएन संधि डायोड में पश्च व्यास की जो बढ़ाने पर अपक्षय परत की जो मोटाई है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, बढ़ती है।
दैट इज हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे एक शब्द में आंसर हुए। अब मेरे भाई इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन 2 नंबर के हम देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, ओम का नियम क्या है लिखिए। तो ओम का नियम हम दोस्तों पिछले जो सेट कराए हैं हमने ए और बी, उनमें हम करा चुके हैं। तो अध्याय 3 में वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 3 में ये ओम का नियम है। आपको ओम का नियम बस छोटा सा ओम का नियम करना है, उसका हल्का सा डायग्राम बनाना, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना तीनों सेट में रिपीट हुआ, सेट नंबर ए बी तीनों में रिपीट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब इसने चालक के प्रतिरोध की बात की है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें हमारा देखो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको केवल 2 लिखना है। ठीक है, कितने लिखना है, केवल 2, है ना। देखो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें हमारा पहला हो जाए लंबाई, किसी तार का प्रतिरोध आर, लंबाई एल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, है ना। तो ये हो गया, है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी तार का प्रतिरोध आर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है ना। अब समानुपाती में एक बढ़ा है तो दूसरा बढ़ता है, और व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है। बस 2 ही आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, बट आपको तो पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा भी हैं। ठीक है, देखो ताप का भी दे दिया, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ताप का हो गया, है ना। इसके बाद हम एक पॉइंट और आपको बता देते हैं। ठीक है, और ये हमारा इसका 4th पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब बस केवल आपको कितना लिखना है, केवल आपको इतना लिखना है बस, इसके अलावा ये चीज़ आपको नहीं लिखनी। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको लिखना है 4 पॉइंट तो वैसे 2 पॉइंट इसमें काम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है ना। कोई कार है, कार की बैटरी है, संचायक बैटरी, उसका विद्युत वाहक बल, है ना, आपको बता देना है। विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब जो यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर, कितना दिया है 0.4 ओम है ना। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, है ना, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मेरे भाई जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू दी है ना आपको, है ना। तो अधिकतम धारा का फॉर्मूला होता है E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, है ना। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध होता है और कैपिटल आर होता है वाय प्रतिरोध, ये इसका फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, इतना समझ गए, देखो, है ना। अब इधर सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है अधिकतम धारा का फॉर्मूला, आई बराबर ई, है ना, अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो ई की वैल्यू आपको कितनी दी है, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दिया है तो ये 12 लिख लिया। ठीक है, अब स्मॉल आर की वैल्यू दी है 0.4, है ना, और कैपिटल आर तो दिया ही नहीं है। अब कैपिटल आर नहीं दिया मतलब बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 0, और 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पर 0 बढ़ा दो, है ना, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और ये 0, तो कितना आ गया आपका 30। ठीक है, तो अधिकतम धारा कितनी होगी, 30 एम्पियर। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए हो ना। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो 1 एम्पियर को परिभाषित कर लो मेरे भाई, है ना। इतनी सरल सी परिभाषा है, आप कर लेना कंप्लीट। ठीक है, देखो जिस चीज़ें सरल हैं आप कंप्लीट करते जाओ, है ना। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक है, और उसे परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपको जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका ऐसा ही मात्रक लिखना है और उसको हल्का सा आपको परिभाषित करना है। ठीक है, तो देखो ऐसा ही पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो ये होता है न्यूटन, है ना, पर न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, ये होता है। ठीक है,
अब देखो हमें इसको परिभाषित करना है, देखो मात्रक हमने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको परिभाषित करना है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो एफ की वैल्यू ये होती है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, ठीक है। देखो है ना ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला उठा लिया जहाँ हमें बी मिला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उठा दी, एक मिनट है ना, ये फॉर्मूला उठा लिया, ठीक है। अब आई की वैल्यू इसमें हम वन रख देंगे, एल की वैल्यू हम वन रख देंगे, एफ की वैल्यू भी हम वन रख देंगे, ठीक है। और जो साइन थीटा है वो हम 90 डिग्री रख देंगे, है ना। तो एक आ जाएगा। तो देखो क्या है कि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इन सबको हम वैल्यू में पुट किया, है ना। तो आपको जो फाइनली आया बी बराबर एक आ गया, बी बराबर कितना आ गया, एक आ गया, है ना। और इसका मात्रक यही होता है, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा हो गई, है ना। यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, देखो लंबवत मतलब 90 रखा तो लंबवत होगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित 1 मीटर लंबे, देखो अब एल की वैल्यू हमने 1 मीटर रखी ना, तो 1 मीटर लंबे बोल रहे हैं, ठीक है। तार में 1 एम्पियर की धारा, देखो आई का मान 1 रखा तो इसलिए एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर 1 न्यूटन का बल लगे तो, है ना, एफ बराबर ही तो हमने बन रखा ना, है ना। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बस परिभाषा के तौर पे हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। इतना सा आपको लिखना है। इसके बाद वायु सेवर्ट के नियम की व्याख्या, है ना। तो अध्याय 4 में हम आप पिछले टेस्ट में इसको करवा भी चुके हैं, पिछले मॉडल पेपर में, तो आप कर लेना, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी हम करा चुके हैं सेट नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए। इसकी सुग्राहिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार, ठीक है। तो देख लो आप इसके लिए आंसर देखेंगे, ठीक है। इतना देखो कि कुंडली, देखो हाँ एक मिनट है ना। तो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न जो, मतलब यदि कुंडली है उसमें एकांक धारा प्रवाहित करें, है ना, तो उसमें जितना विक्षोभ उत्पन्न होता है वही धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। यदि धारा मापी में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसकी जो है ना कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा है ना, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। दिख गया ना, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे देख लेते हैं इसका, ठीक है ना, एक मिनट। हाँ तो देखो है ना, इसको आगे हम सॉल्व आउट करेंगे। तो देखो आई को हम इधर ले आएंगे तो हमारा ये कुछ फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। धारा मापी की सुग्राहिता एस बराबर क्या होती है, एस बराबर होती है थीटा अपॉन आई, ठीक है। और थीटा अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है, एन बी ए अपॉन सी। तो ये हो गया एन बी ए अपॉन सी, ठीक है। बस ये धारा मापी की सुग्राहिता का केवल फॉर्मूला है, ठीक है। धारा मापी की सुग्राहिता का केवल क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे देखो, धारा मापी की सुग्राहिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब वो कौन कौन से कारक हैं, तो वो कारक देख लो आप, है ना। तो वो कारक आपको ज़्यादा नहीं लिखने, बस 2 ही कारक लिखने, ठीक है। आपको ज़्यादा कारक दिखाई दे रहे हैं बट 2 लिखने, ठीक है। देखो पहला कारक फेरों की संख्या, है ना। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो उसकी सुग्राहिता अधिक होगी, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी, यदि चुम्बक शक्तिशाली है तो धारा मापी की सुग्राहिता अधिक होगी। बस 2 ही पॉइंट आपको लिखने, ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं लिखने, ठीक है। और लिखनी है तो आपको दिए हैं स्क्रीन पर, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। चलो, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एक लंबी सीधा तारा है, 35 एम्पियर की उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब तार है ना, उससे 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब एल की वैल्यू ये दी है, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, मतलब आपको बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देख लो, देखो आई की वैल्यू कितनी दी है, धारा 35 एम्पियर, है ना। अब आर, यहाँ पर दूरी जो होती है ना वो आर में होती है, ठीक है, एल में नहीं होती, दूरी आर में होती है। तो आर की वैल्यू ये दी है, ठीक है। अब ये दिया है सेंटीमीटर में, है ना, तो इसको आप किस में चेंज कर लो, मीटर में, ठीक है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, 100 से भाग देना पड़ेगा। अब भाग ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻², ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए ना, ठीक है। चलो अब आप देखो बी निकालना है, तो बी का फॉर्मूला μ0 I/2πr होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो इसकी सबकी वैल्यू रख दो आप, ठीक है। ओके, सब वैल्यू जो है ना वो आप पुट कर दो इसमें, ठीक है। चलो, है ना, तो यहाँ से अपना आई की वैल्यू तो ये हो गई, है ना, और μ0 की वैल्यू यही होती है ना,
ये म्यू ज़ीरो की वैल्यू है, ठीक है, म्यू ज़ीरो की वैल्यू हो गई, ये आई की वैल्यू हो गई, और 2 पाई अपने आप में है ही, और ये आर की वैल्यू है, ठीक है। इन सब को हम देखेंगे, इनको काटेंगे। देखो 2 पाई से तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब इस सब को हम सॉल्व आउट करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल और शिखर मान की परिभाषा लेकर उसमें संबंध बताइए, ठीक है। तो देखो ये देखो, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। मूल मान की ये परिभाषा है, और ये शिखर मान की परिभाषा है, और ये दोनों में संबंध है, ये दोनों में है ना वो संबंध, ठीक है। प्रतिधारा का शिखर मान मतलब ये संबंध इसका, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, इतना छोटा सा, केवल आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के कोड पतले बनाए जाते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसके कोड जो है ना पतले बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, और ये हमसे बोल रहा है ना कि जो प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है समझाइए। उसने बोला प्रतिघात को समझाओ और प्रतिबाधा को समझाओ, ठीक है। देखो प्रतिघात की परिभाषा ये है और प्रतिबाधा की परिभाषा ये, दोनों आप समझा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आप कंप्लीट कर दो। बस आप क्वेश्चन पे मोस्टली ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में प्रतिबाधा का मान कितना होगा। अब उसने क्या बोला, LCR परिपथ में श्रेणी, है ना, LCR परिपथ में प्रतिबाधा जो है ना, इस प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा LCR में, ठीक है। तो LCR परिपथ में दोस्तों ये होता है प्रतिबाधा का सूत्र, है ना, Z बराबर √R², है ना, प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और अनुनादी स्थिति में, ठीक है, अनुनादी स्थिति में XL किसके बराबर होता है, XC के, है ना, XL XC के बराबर होता है। जब ये वैल्यू कट, है ना, तो ये कट हो जाएगी, है ना, R² बचेगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो Z बराबर R हो जाएगा, है ना। अतः प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। बस इतना से इसमें लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों का उपयोग है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों का उपयोग, आपको इतने नहीं लिखना, आपको केवल 3 लिखना है, लेकिन आपको तो मैंने बहुत सारे बता दिए। हाँ, विभिन्न भागों का उपयोग लिखना है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न भाग उपयोग के, जैसे गामा किरण है ना, एक्स किरण है ना, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंग, इतने समय बस उपयोग लिखना है। तो बिल्कुल मेरे भाई ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट में भी आएगा आपके जो है ना क्वेश्चंस के रूप में भी आएगा ऑब्जेक्ट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कंप्लीट करना मेरे भाई बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विभिन्न भागों के आविष्कारक के नाम, मतलब जो विभिन्न किरणें हैं उनके आविष्कारकों के नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आविष्कारक हैं, कोई इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो मेरे दिल को छू गया ना मेरे भाई, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हो ना, है ना। और अच्छे से आप बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ मेरे भाई। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, दिमाग से फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, तो आपको कभी बोरिंग नहीं होगी, कभी बोरिंग नहीं होगी। आज तक मुझे बोरिंग नहीं हुई पढ़ने में, मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में आज तक बोरिंग नहीं हुई। कारण मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ, कि जो चीज़ पढ़ता हूँ उसमें पहले इंटरेस्ट लेता हूँ। अगर कोई बड़ी चीज़ें मुझसे नहीं आ रही समझ में, तो उसको मैं टुकड़ों में तोड़ता हूँ, पार्ट्स में उसको डिवाइड करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, तो एकदम मेरे भेजे में घुस जाती है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार आप भी पार्ट्स में पढ़ेंगे छोटे छोटे, जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। भाई इस पढ़ाई के बराबर मजा किसी चीज़ में नहीं है ना, समझ ही रहे हो ना, ठीक है। तो इसलिए आप दिमाग से पढ़िए, दिल से पढ़िए, ठीक है ना। आप मन से मत पढ़िए, है ना, मन करेगा तो पढ़ लेंगे, भाई मन कभी नहीं करता, मन तो ये कहता कि आराम करो, समझ रहे हो ना, ठीक है। इसलिए आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कुछ करना है, इसलिए पढ़िए आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा हाइगन की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को लिखिए, ठीक है। तो ये आपको अध्याय 10 में मिल जाएगा, आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है तरंगार्घ से आप क्या समझती हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझा दो, ठीक है। तो ये तरंगार्घ है ना, तो ये तरंगार्घ की परिभाषा, ठीक है। तो देखो भाई समतल देखो तरंगार्घ की ये परिभाषा है, ठीक है, हो गया ना। इसके बाद गोलीय तरंगार्घ है ना, बेलनाकार तरंगार्घ, ठीक है, ये हैं, ठीक है। इसके बाद
इस बेलनाकार तरंगार हो गया, और ये थोड़ा सा इनके डायग्राम है, बस डायग्राम पे आपको ध्यान नहीं देना, बस ये हो गया ना। इसके बाद आप समतल तरंगार देख लो, ये समतल तरंगार हो गया, ठीक है, बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दहली आवृत्ति क्या है समझाइए। अब दहली आवृत्ति को समझाने को बोल रहा है, तो ये अध्याय आपको 11 में मिल जाएगा। आपको दहली आवृत्ति केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव, हम पिछले सेट में करा चुके हैं, सेट नंबर बी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या भी आपको करा दी गई है। नेक्स्ट है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का विभव के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया, अध्याय 1 में मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना मेरे भाई, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा आपको करने में, ठीक है। बस इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को पढ़ो तो बहुत अच्छी ही लगती है, ठीक है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि जब दो आवेशित चालक एक दूसरे के किसी चालक द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा हानि होती है, ठीक है। ये आपको सदैव ऊर्जा हानि इसमें होती है, आपको ये चीज़ है ना प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। तो पहले आप उभयनिष्ठ विभव आपकी देख लो, है ना। पहले इसके लिए देखो, हम दो चालक, देखो इसने बोला ना दो आवेशित चालक, है ना, तो हमने क्या किया, ये दो आवेशित चालक ले लिए, ठीक है। इन दूसरे को आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना, किसी वायर द्वारा हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके विभव की बात करें तो इसका जो विभव होगा V1, इसका विभव हम मान लेंगे V2, ठीक है। तो इस टाइप से इसको देख लो आप, इतना, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और कंप्लीट इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ के स्टेप बाय स्टेप करना समझ जाओगे, ठीक है। ये डायग्राम बनाना सबसे पहले इतना, ठीक है। आप इसके बाद आप ये चीज़ ले लो स्क्रीनशॉट इसकी, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। इसके बाद आपको ये देखना है, इतना कर लेना मेरे भाई। अगर आप ये देखो, आपकी कंप्लेंट आती है, आप लोग बोलते हो सर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देते, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें और आप कई बार पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप सब कंप्लीट। अब आप क्या कीजिए, इस तरफ का ये जो पार्ट है ना, इस टाइप का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो इतना ले लिया ना, बस आपको इधर तक करना है, ठीक है, इधर तक आपको करना है, इसके आगे आपको नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो। ये मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये समझा दे रहा हूँ, है ना। अब उसने ये बोला है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, खींच रहे हैं लंबाई और खींच रहे हैं तार को, लंबाई दोगुनी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा, ये समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखो मान लिया हमने किसी तार की लंबाई, जो प्रारंभिक लंबाई है L1 है, त्रिज्या हमने मान लिया, तार की जो त्रिज्या है वो R1 मान लिया। जब तार को हम खींचते हैं तो लंबाई L1 और त्रिज्या R2 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों L2 कर दे रहा है ना, L2 कर दे रहा है, क्योंकि जब तार को खींच रहा है ना तो वो अंतिम वाली होगी, ठीक है, L2 और त्रिज्या हो जाएगी R2, बस, है ना। अब आपको पता है जो बेलन का जो है ना वो क्षेत्र आयतन होता है, वो कितना होता है बेलन का आयतन, पाई आर एल होता है ना। तो पाई हो गया, आर की जगह प्रारंभिक स्थिति में R1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हाँ देखो 1 मिनट, ठीक है। तो ये पाई आर एल होता है, तो ये है ना, तो अपना प्रारंभिक स्थिति में R1 और प्रारंभिक स्थिति में लंबाई L1, ठीक है। तो ये पाई R1 L1 हो जाएगा, ये अंतिम स्थिति है ना। लेकिन दोनों तो बराबर मानेंगे, ठीक है, दोनों को अगर बराबर कर दें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये L1 और L2, ठीक है, L1 और L2 का रेशियो निकालेंगे तो ये स्क्वायर में चल रहा है, तो ये R2 अपॉन क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। मतलब जो लंबाई होती है, और लंबाई का जो अनुपात होता है त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग के बराबर हो, त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है लंबाई का रेशियो, ठीक है। अब लेकिन हमने एक पढ़ के फॉर्मूला रखा है मेरे भाई, ये रखा है कि R बराबर रो एल अपॉन ए होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर हम R1 की बात करें, है ना, तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, रो L1 और A1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। अब यदि हम 1 मिनट, है ना, अब यदि हम I2 की बात करें तो ये हो जाएगा रो ये L2 अपॉन A2, ये हो जाएगा, है ना। तो R1 अपॉन I2 करें, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये वाली रो से रो कैंसिल हो जाएगा, कुछ यही वाली कंडीशन बनेगी, बोलो बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा, अगर इसको हम सॉल्व आउट करें, है ना, तो हमारा देखो ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब A2 के लिए पाई I2 का स्क्वायर और इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। और नो 1 मिनट, है ना, तो
इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। L1 और L2 ये रहा और इसको सॉल्व आउट किया, ये हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो R1 और R2 सेम रहा, है ना। अब ये इधर हमारे पास बचा क्या है, L1 L2, है ना। अब इधर से पाई से तो पाई कैंसिल हो गया ना। अब R2 अपॉन R1 बचा तो ये R2 अपॉन R1, ठीक है। लेकिन R2 अपॉन R1 हमने देख रखा है कि ये L1 और L2 होता है। अब भी यार हमने देखा ना, ये देखा ना मेरे भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठा के हम पुट इसमें कर देंगे, ठीक है। जब हम पुट करेंगे ये वैल्यू तो हमारे समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। अब जब ये होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, है ना। तो L स्क्वायर L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर ये हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि लंबाई जो है ना वो दुगनी कर दी जाए, जो अंतिम है वो प्रारंभिक की दुगनी होगी। खींचकर तार की जो लंबाई है वो दुगनी कर रहा है ना, मतलब जो अंतिम लंबाई होगी वो प्रारंभिक की दुगनी होगी कि नहीं होगी। तो L2 की जगह रख दिया हमने प्रारंभिक की दुगनी, तो L2 बराबर होगा 2L1, क्योंकि लंबाई तो दुगनी हो रही है, ठीक है। तो L2 की जगह हम 2L1 रख देंगे, ठीक है। ओके, इसकी जगह हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा L1 से L1 कैंसिल, है ना। L1 से L1 कैंसिल, अब 1/2 स्क्वायर है तो 1/4, मतलब ये रेशियो होगा, है ना। मतलब जो प्रतिरोध है ना वो 4 गुना हो जाता है। ये प्रूव्ड है, ये चीज़ आपको प्रूव करके आपको बताई गई है कि मतलब जब लंबाई दुगनी करोगे तो प्रतिरोध 4 गुना अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना ये सॉल्व आउट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब सेलों का समांतर संयोजन क्या है, इसे अधिकतम धारा कैसे प्राप्त की जाती है समझाइए, ठीक है। तो ये समांतर क्रम का डायग्राम है, आप डायग्राम और ये कुछ थ्योरी है, आप इसको खींचिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आप ये देख लीजिए, इसके बाद आपको ये देखना है, ठीक है। हो गया ना, ये हो गया ना, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, और आगे आपको ये वाला इस तरफ का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये दिख रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं, हाँ अब ये पूरा दिख रहा होगा, बिल्कुल आप पूरा ही दिख रहा है। आप इस तरफ का स्क्रीनशॉट इधर से लेकर, 1 मिनट, है ना, हाँ तो आप इधर से लेकर इधर तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ओके, हाँ ले लिया ना स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए व्यंजक, है ना। ओम की नियम की व्युत्पत्ति के लिए जो व्यंजक है ना, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इस तरफ दिख रहा होगा, है ना, राइट हैंड पे आपके, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको देखो और ये दिया है, ये आपको जो व्यंजक दिया ना इस तरफ आप देख रहे हो ना, हाँ इतना आपको दिख गया, ठीक है। इसके बाद आप और नीचे जाइए, इतना आपको दिख गया, बस इतना आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसका अथवा वाला है, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए प्रयोग का वर्णन करना, ठीक है। तो ये प्रयोग के लिए वर्णन में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने जो है ना अध्याय 3 में आपको मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है ना। तरंगों के व्यतिकरण में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पिछले सेटों में, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट लगाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल पक्का कराऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा अध्याय 10 में, वैसे मिल भी जाएगा। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये हम अध्याय 10 में मिल जाएगा, और पिछले जो है ना मॉडल है ना उनमें हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड के प्रयोग का वर्णन, ठीक है। तो ये आपको इतना थ्योरी लिखना है, ठीक है। इतना आपको डायग्राम देखना है, ठीक है। अब ये प्रेक्षण है तो ये प्रेक्षण देखना है, ठीक है, समझ गए ना। इतना आपको सब कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। और ये इसका डायग्राम है, ये हमने पिछले साइड में भी तो देखा था ना, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा बोर के परमाणु मॉडल का प्रमुख अभिगृहित लिखना है। तो भाई ये हम देख चुके हैं, ठीक है, अध्याय 12 में। 20वां क्वेश्चन, किसी विद्युत क्षेत्र की स्थिति किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस के नियम, ये आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, कंप्लीट कर चुका है, अध्याय 1 में मिल भी जाएगा। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े तीनों प्रतिरोधों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक, ये भी हम कर चुके हैं, आप देख सकते हो अध्याय 2 में, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, ये भी हो जाएगा, अध्याय 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट है डायनामो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का वर्णन आपको करना है ए बिंदुओं पर, ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। आप देख लो किस किस चीज़ का वर्णन करना है, आप अपने हिसाब से 5 नंबर के क्वेश्चन को बनाइए और इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिक गेट किसे कहते हैं। हाँ तो ये लॉजिक गेट दोस्तों
किसी कहते हैं एंड और नॉट एंड, ये नहीं आ रहा। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनको आप समझ लेना, क्योंकि मैंने इसकी फेस वीडियो बना के इसको बहुत अच्छे समझाया है, ठीक है। इसका 8वां क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनीति एवं पश्च अभिनीति में बिंदु आरेख द्वारा समझाई, ठीक है। दोस्तों बस आप समझिए कि मैं इतना कम समझा रहा हूँ, तब भी आपकी जो वीडियो है ना 35-36 मिनट की हो जाएगी। अब मैं पूरा समझाता तो वीडियो कितनी लंबी जाती, क्या भाई 10-12 घंटे लगा देता क्या पूरा समझाने में, है ना। तो मेरे भाई समझाने में और लिखने में, पढ़ाने में अंतर होता है, समय लगता है, ठीक है। तो ये आप देख लो, अध्याय 14 में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपका 8वां वाला क्वेश्चन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये अग्राभिनीति है और ये पश्चाभिनीति, ठीक है। तो देखो, है ना, समझ गए ना। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना आपको कंप्लीट करना है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो दिल से लाइक कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों हाँ, आपको कल से केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के 3 मॉडल पेपर हो गए, कल से आपको केमिस्ट्री का मॉडल पेपर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, है ना, अगले वीडियो में मिलेंगे।